Assalamu alaikum everyone, welcome to the psychology lectures. My name is Asha Sadiqa and today we are going to discuss about generalized anxiety disorder GAD। ये एक बहुत मशहूर डिसऑर्डर है जो हर किसी को लगता है कि उसको है। खैर अब हम देखते हैं असल में ये है क्या और सच में किसको हम डायग्नोस कर सकते हैं किसको नहीं। तो सबसे पहले है एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी, comprehensive expectations occurring more days than not for at least 3 months। ठीक है, अबाउट अ नंबर ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज सच एज वर्कआउट स्कूल परफॉर्मेंस के एक एक्सेसिव एंजाइटी, एक एक्सेसिव वरी के ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के लिए परेशान होना, ज़रूरत से ज़्यादा, और ये अक्सर दिनों में होता ही रहता है। ठीक है, नॉट फॉर एटलीस्ट, लेकिन 6 महीने पूरे ना हों लेकिन फिर भी ये अक्सर इवेंट्स, अक्सर एक्टिविटीज़ में, अक्सर डेली लाइफ परफॉर्मेंस में, टास्क में ये चीज़ होती है और वो उस इंडिविजुअल को उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि वो उस वरी को, उस परेशानी को खुद से कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे खुद से ऐड करना चाहूँगी। एक होती है प्रोडक्टिव, यहाँ पे अडेप्टिव एंजाइटी, और एक होती है डिस्ट्रक्टिव एंजाइटी। ठीक है, जो सी अडेप्टिव एंजाइटी होती है ना, वो होती है कि हमें एंजाइटी होती है, परेशानी होती है किसी चीज़ की, उस परेशानी के रद्द-ए-अमल पे हम वो काम, वो टास्क या फिर उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं और उसको सेटल कर लेते हैं। ठीक है, और हमारी ये जो सी दूसरी एंजाइटी होती है डिस्ट्रक्टिव, वो होती है कि इतनी ज़्यादा परेशानी होना, कैटास्ट्रॉफी की तरफ चले जाना कि चीज़ों को बहुत बदतरीन सूरत हाल करके सोचना और फिर परेशान होकर इर्द गिर्द के लोगों को भी परेशान करना, अपने ऊपर भी खुद दरवाज़े बंद करना। ठीक है, तो वो जो दूसरी टाइप की डिस्ट्रक्टिव एंजाइटी है, थिंकिंग है, उससे ज़ाहिर सी बात है इमोशन भी वैसा जनरेट होता है। जब वो इमोशन जनरेट होता है फिर एक रद्द अमल भी वैसा ही आता है जो कि इर्द के लोगों के लिए भी परेशान कुन होता है और हमारे लिए तो होता ही होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर एंजाइटी का हम क्राइटेरिया सी अब देखना शुरू करते हैं कि ये जो सी एंजाइटी है, वरी है, ये 3 से ज़्यादा कुछ सिम्टम्स होने चाहिए। टोटल 6 सिम्टम्स दिए हैं, उनमें से 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए और ये अक्सर होने चाहिए, लेकिन 6 महीने का क्राइटेरिया मीट ना भी करे कोई नहीं, लेकिन अक्सर होने चाहिए। उसके बाद है रेस्टलेसनेस और फीलिंग कीड अप और ऑन द एज, कि हमेशा बेचैनी रहना, हमेशा ये महसूस होना कि मुझे कुछ हो जाएगा, अभी कुछ होने लगा है, या फिर आई एम ऑन द एज, कि मैं बिल्कुल आखिरी किनारे पे हूँ, अब मेरी बस है। ठीक है, हमेशा जल्दी आसानी से थक जाना और किसी एक चीज़ में मुसलसल कंसंट्रेट ना कर पाना और ब्लैंक हो जाना, इरिटेबिलिटी आ जाना, मसल टेंशन फ़ील होना, स्लीप डिस्टर्बेंस फ़ील होना। और स्लीप डिस्टर्बेंस ऐसे, या तो नींद अगर हम सोने के लिए लेटे हैं तो तब हमें नींद नहीं आ रही, या ज़्यादा देर सोया नहीं जा रहा है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है कि हम नींद से पुरसुकून नहीं है, बेचैन सी नींद है अगर हमारी। उसके बाद फिर हम डी देख लेते हैं। डी है एंजाइटी, वरी और फिज़िकल सिम्टम्स। अब हमने यहाँ पे क्या बात की है, डी में एंजाइटी, वरी और फिज़िकल सिम्टम्स जो से इसके हैं। फिज़िकल सिम्टम्स क्या हैं? मसल टेंशन, इजीली गॉट फटीग्ड। ठीक है, वो वरी, परेशानी और एंजाइटी के, ये इनमें से 3 सिम्टम्स या 3 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अगर ये हैं और इनकी वजह से हमारे डिस्ट्रेस, इम्पेयरमेंट, सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर फंक्शनिंग एरियाज़ में आ रहा है तो इट्स मीन वी नीड सम हेल्प, क्लिनिकल प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, उसके बाद हम ई को देख लेते हैं। ई में है डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रिब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस, कि ये डिस्टर्बेंस किसी दूसरे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, किसी मेडिकेशन, किसी ड्रग अब्यूज़, किसी ड्रग यूज़ या किसी मेडिकेशन यूज़ की वजह से ना हो, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो। मेडिकल कंडीशन की एग्जांपल जो सी है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके अलावा मैं दोबारा से सिम्टम्स को रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 6 सिम्टम्स हैं, उसमें से 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स होना लाजिम है और ये सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमें एवरीडे लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो आप खुद डिफ्रेंशिएट करो कि आपने अभी तक किसी को जीएडी देखा है कि नहीं देखा। खैर से अब हम लोगों ने सिम्टम्स कर ली हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी देख लिया है, डिफ्रेंशिएट भी देख लिया मेडिकेशन से कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि उसको मज़ीद डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं। उसमें है डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय एन अदर मेंटल डिसऑर्डर, कि ये वरी और ये एंजाइटी किसी पैनिक अटैक की वजह से ना हो, कि पैनिक डिसऑर्डर का हिस्सा ना हो,
किसी नेगेटिव इवैल्यूएशन ना हो, किसी की कोई नेगेटिव इवैल्यूएशन ना हो, मतलब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर ना हो, उससे भी हमने चेंज करना है। कंटामिनेटेड ऑब्सेशंस ना हो या किसी दूसरी किस्म के ऑब्सेशंस ना हो जो कि ओसीडी में आ जाएं, ये सेपरेशन एंजाइटी ना हो, ये पीटीएसडी ना हो, ये वेट गेनिंग के लिए अनोर्शिया नर्वोसा ना हो, फिजिकल कंप्लेंट्स जो सी हैं ये सोमैटिक डिसऑर्डर्स में से ना हो, अपनी अपीयरेंस में फ्लॉज को परसीव करना बॉडी डेमॉर्फिक डिसऑर्डर ना हो, ये इलनेस एंजाइटी ना हो कि मुझे मैं बीमार हो गया। अगर इस चीज़ के बारे में अगर वो परेशान हो रहा है तो वो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर ना हो। और ये जो उनसे कंटेंट हैं वरिंग के, एंजाइटी के, वो डिल्यूजनल बिलीव्स ना हो, स्किज़ोफ्रेनिया डिल्यूजनल डिसऑर्डर के। अब हम इनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? पैनिक अटैक्स, अगर एक पैनिक अटैक आएगा फिर वो इस चीज़ से परेशान होगा कि ये चीज़ मुझे बोदर कर रही है, इस बोदर की वजह से अगर मुझे दोबारा पैनिक अटैक आ गया मैं एम्बैरस फील करूँगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसी साइकोपैथोलॉजी भी चलती है उनके पीछे ना, तो उससे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। सोशल एंजाइटी सोशल इवेंट्स सोशल की ही ट्रिगर होंगे उसके, ठीक है। ओसीडी में ऑब्सेशंस हैं, एक मखसूस किस्म के ऑब्सेशंस हो रहे हैं, तो और उसमें कंपल्शंस भी फिर ऐड होते हैं। कंपल्शंस अब ओवर्ट भी हो सकते हैं, कोवर्ट भी हो सकते हैं, उसके लिहाज से हम ओसीडी को रूल आउट कर लेंगे। अब पीटीएसडी किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के रिमाइंडर की वजह से ये चीज़ हो रही है। अगर कोई ट्रिगर नहीं है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट ऐसा ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से हमें एंजाइटी हो रही है, इट्स मीन कि वो पीटीएसडी नहीं है। उसके बाद अलावा सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर, अनोशिया नर्वोसा, इनको तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और परेशान ना हो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अलग से एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। प्रिविलेंस अब देख लेते हैं। प्रिविलेंस में हम 12 मंथ प्रिविलेंस देखते हैं जीएडी की 0.9% अडल्ट में, और 2.9% जो सी है वो अडल्ट है यूएस स्टेट के, ठीक है। उसके बाद हमें मीन 12 मंथ प्रिविलेंस देखने को मिलती है इस डिसऑर्डर की वर्ल्ड वाइड 1.3% और विद रेंज ऑफ 0.2 to 4.3%। उसके बाद है लाइफ टाइम मॉर्बिड रिस्क जो है यूएस में, वो है 9.0% इन वुमेन, एडोलसेंस, गर्ल्स एंड एटलीस्ट 2 weeks एज लाइकली एज मैन, ठीक है। और मैन में भी है, एडोलसेंट बॉयज़ में भी है टू एक्सपीरियंस जीएडी। अच्छा, उसके बाद है 12 मंथ प्रिविलेंस हमने देखी है इसकी विद ओल्डर अडल्ट जिनकी एज 75 से ईयर है या फिर उससे भी ज़्यादा है, उसमें 2.8% और 3.1%। और ये जो सी कम्युनिटी या और पॉपुलेशन हमने डिस्कस की है, ये यूएस की है, इसराइल के, यूरोपियन कंट्रीज़ की है। उसके बाद यूरोपियन डेसर्ट्स जो से हैं वो सिम्टम्स जो से हैं जीएडी के क्राइटेरिया मीट कर रहा होता है मोर फ्रिक्वेंटली देन एशियंस अफ्रीकन्स, ठीक है। यूरोपियन जीएडी का क्राइटेरिया ज़्यादा मीट करता है देन एशियन अफ्रीकन्स। उसके बाद फर्दर मोर इंडिविजुअल फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज़ आर मोर लाइकली देन individuals from low and middle income countries to report that they have experienced symptoms that meet criteria of GAD in their lifetime। बहुत आसान सा है कि हाई इनकम कंट्रीज़ ने जीएडी को ज़्यादा रिपोर्ट किया है देन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के बनस्बत। अब रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स भी देख लेते हैं। रिस्क टेम्परामेंटल है सबसे पहले, बिहेवियरल इनोवेशन, नेगेटिव अफेक्टिविटी, रिवॉर्ड डिपेंडेंस, अवॉइडेंस, अटेंशनल बायस, ठीक है, एसोसिएटेड विद जीएडी। अच्छा, जीएडी की ना स्पेसिफायर्स भी होते हैं, तो स्पेसिफायर्स भी इंशाल्लाह अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद है इन्वायरमेंटल जो सी चाइल्डहुड एडवर्सिटीज़ हो जाती हैं, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस हो जाती हैं, एनफोर्समेंट ऑफ अवॉइडेंस, ओवर प्रोटेक्शन, ओवर कंट्रोल है पेरेंटल, और हैव बीन एसोसिएटेड विद जीएडी। उसके बाद जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के जेनेटिक फैक्टर्स ओवरलैप कर जाते हैं नेगेटिव अफेक्टिविटी से और एंजाइटी से, मूड डिसऑर्डर से, पर्टिकुलरली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से। उसके अलावा आप डिफरेंशिएट डायग्नोसिस जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो ही होगी हमारी जो कि होता है। तो आई होप कि आपको समझ आई है, अच्छा भी लगा है, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप नहीं जा सकते, सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस की वीडियो पे मिलते हैं दोबारा।